Hello everyone, a very warm welcome to my channel. In this video, we are going to start a new chapter of geography which is secondary activity. And this is a chapter from the book Fundamental of Human Geography class 12. And this is the sixth chapter of this book. So, without any further ado, let's start this chapter. So the first topic we are going to cover is manufacture. तो अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो मैन्युफैक्चर मतलब होता है टू मेक बाय हैंड, कुछ भी चीज़ को हम हाथ से बनाएं. लेकिन अगर हम इसको अभी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है ऑफ द वर्ल्ड, तो उसका मतलब होता है टू कन्वर्ट अ रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना यूजफुल और वैल्यूएबल फैब्रिकेट या फिर आर्टिकल्स में विद द हेल्प ऑफ मशीन के हेल्प से, उसी को हम मैन्युफैक्चर बोलेंगे. काफ़ी सिंपल सा डेफिनेशन है, इसे आप आराम से लर्न कर सकते हो. नाउ अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटी का बात करें तो सेकेंडरी एक्टिविटी ऐड करता है वैल्यू नेचुरल रिसोर्स में. तो किस तरीके से वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर देता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, तो कुछ एग्जांपल हुआ केमिकल, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर. तो हो सकता है आपको ये क्लियर ना हुआ हो, तो इसे और क्लियर बनाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, एक कॉटन शर्ट का एक इंडस्ट्री है. तो ये कॉटन शर्ट का इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा. ऑफ कोर्स जो मेन रहेगा वो रहेगा कॉटन. तो ये कॉटन लेके आते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड देन ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसे शर्ट में. तो ये क्या कर रहे हैं, तो अब ये शर्ट को हम क्या बोलेंगे कि शर्ट जो है ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट है और कॉटन को हम रॉ मटेरियल मानेंगे. तो ये क्या कर रहा है, ऑब्वियसली कॉटन जो ये मैन्युफैक्चर या फिर जो वो खरीद रहा होगा, तो ये इसका जो रेट होगा वो लो होगा. बट जब इसे ये ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है एक शर्ट में, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, तो इसका जो प्राइस है, जिसका वैल्यू है, ये ऑब्वियसली इंक्रीज हो जा रहा है. तो इसी को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज बोलेंगे कि कोई भी रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में. इसमें केमिकल, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, ये सब आता है. सो आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा. तो अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है. हमने ऊपर में मैन्युफैक्चर पढ़ा था, बट अब हम मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे. तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो इंडस्ट्रीज है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है. तो और इसे हम बहुत सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में भी यूज़ करते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये फैक्ट्री में ही कैरिड आउट हो. जो सेकेंडरी एक्टिविटी है ये फैक्ट्री में ही कैरिड आउट हो, ये ज़रूरी नहीं है. और इसका एग्जाम्पल, इसका क्या क्या होता है, ये हम आगे नीचे पढ़ेंगे. अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, इट्स इनफ. सो नेक्स्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग. अब जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, या फिर ये जो ब्लैक्स लिखा हुआ दिख रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. एक मिनट, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकता है. ये बोल के कि कोई 3 लिखो इसमें से, या फिर 6 मार्क्स में भी आते हैं. इसमें यही पूछ रहे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसको क्या क्या कैरेक्टर है, क्या क्या कैरेक्टराइज है, जिससे आप पता कर सकते हो. तो जो पहला है वो है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, कि जो भी स्किल है, वो एक जो इंसान है वो स्किल में कितना ज़्यादा स्पेशलाइज है, कितना ज़्यादा माहिर है वो काम पे. तो यहाँ क्या बोला, जब भी मास प्रोडक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो कोई एक पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व होते हैं जो वर्कर्स रहते हैं. तो
तो जो ये वर्कर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं एक ही काम को रिपीटेडली, लगातार वो एक ही काम को करते रहते हैं, तो उसमें वो क्या हो जाता है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं वो वर्क में। और ये जो वर्क होता है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी वाले होते हैं, उसमें बहुत सारा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स आ रहा है, उसमें जो वर्कर्स है वो एक ही काम को रिपीटेडली बार बार कर रहे हैं, तो उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं, माहिर हो चुके हैं वो स्किल में। सो जो सेकेंड है वो है मैकेनाइजेशन, ऑब्वियसली रिलेटेड टू मशीन्स। तो जो इंडस्ट्री होता है जो कि बड़े बड़े मशीन्स यूज़ करता है, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस यूज़ करता है, क्या काम करने के लिए, टू मेजर प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, मोर स्पीड में और काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करने के लिए करता है। तो उस इंडस्ट्री को हम मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो जो वेरी नॉर्मल डेफिनेशन, जो ऑटोमेटेड प्रोसेस या फिर मशीन यूज़ करता है फॉर डूइंग द मेजर प्रोडक्शन, उस इंडस्ट्री को मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री भी बोलते हैं। नाउ थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम जो कांस्टेंट इनोवेशन करते हैं टेक्नोलॉजी में, तो वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने जो मशीन्स है, जो टेक्नोलॉजीज है, उसे हम मोर एडवांस बनाए, उसमें क्वालिटी कंट्रोल लेके आए, एलिमिनेट वेस्ट, जिससे वो वेस्ट कम हम लोग का प्रोड्यूस करे और मोर प्रोडक्टिव वे और एफिशिएंटली वो काम करे। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो हम और भी चाहेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छा हो और वो पहले से इम्प्रूव रहे इन ऑल द बेसिस कि वो वेस्ट कम करे और मोर स्पीडली काम करे और अच्छे से काम करे। तो वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुआ। नाउ द फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसमें क्या है, जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि वो कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी रहता है, उसमें एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन लगता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल्स लगते हैं और एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी भी रहता है। फिफ्थ इज अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ तो अगर उन्हें बहुत सस्ते और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें प्रॉफिट होगा, वो ज़्यादा दाम पे सामान तो बेच ही रहे हैं, बट उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ, उनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हुआ, वो काफ़ी मिनिमम है, कम है। तो कुछ इस तरीके के इंडस्ट्री जो स्टील और शुगर्स होते हैं वो सब ऐसे जगह पे ही अपने इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एसेस टू रॉ मटेरियल, एसेस टू लेबर सप्लाई।
तो ये तो बहुत सबको ही पता होगा, नॉर्मल बात है कि इंडस्ट्री वहीं अपना लोकेशन को स्टैब्लिश करते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत आसानी से बहुत सस्ते दाम पे अवेलेबिलिटी हो अच्छे लेबर्स के, स्किल्ड लेबर्स के, सिर्फ लेबर्स नहीं अच्छे लेबर्स के, जो कि उनका वो काम कर सके ईजिली। तो वो इंडस्ट्री जो चाहता है कि हम वैसे ही एरिया पे अपने फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करें और बनाएं। नेक्स्ट इज एसेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ पर उन्हें सोर्स ऑफ एनर्जी मिले, जैसे कि इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है या फिर जिसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इस तरीके का चीज़ चाहिए, तो वो चाहते हैं कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ से मिलता है वो उसी लोकेशन के आसपास रहे। जैसे कि एग्जांपल हुआ आयरन इंडस्ट्री हुआ, स्टील इंडस्ट्री हुआ, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा हीट चाहिए, तो ऑब्वियसली उसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोल चाहिए होगा जो उससे हीट प्रोड्यूस हो सके और वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का काम हो सके। तो ये ऐसे एरिया के आसपास ही इंडस्ट्री बनाएंगे जहाँ पर उनको ये सब अवेलेबल हो, ये पावर जो है उन्हें मिल सके। आफ्टर दैट इज एसेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सब चीज़ तो लेबर मिल जाएगा, आपको मार्केट मिल जाएगा, बट अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो बट आपको उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है या फिर कोई अच्छे रूट्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इंडस्ट्री को लोकेट करना पड़ता है वैसी जगह पर जहाँ पर उन्हें एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन मिल सके, वहाँ पर रेलवे रूट हो या फिर रोड हो जहाँ से वो बाई रोड ट्रांसपोर्ट कर सके सामान को, और साथ ही साथ उन्हें कम्युनिकेशन सर्विस भी मिले जो कौन सी और बाहर से कांटेक्ट कर सके, एक्सचेंज कर सके, मैनेजमेंट कर सके, इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सके किसी चीज़ के बारे में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फैक्ट्री कि वो ऐसी जगह पे लोकेट हो जहाँ पर ईजिली उन्हें आने जाने का रूट्स प्रोवाइड किया गया हो। नेक्स्ट इज एसेस टू एग्लोमेरेटेड इकोनॉमी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, इसे हम समझते हैं। तो ये एक ऐसे बेनिफिट को डिराइव करता है जो एक इंडस्ट्री को मिलता है एक दूसरे इंडस्ट्री के पास एग्जिस्ट करने में या रहने में। तो ईजिली हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी एक लीडिंग इंडस्ट्री है, कोई भी एक बड़ा इंडस्ट्री है, तो उसके आसपास जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो हमेशा चाहेगा कि हम उसके आसपास ही ज़मीन ले, उसके आसपास ही अपना यूनिट बनाए और अपना फैक्ट्री बनाए। क्यों? क्योंकि उसे बेनिफिट होगा। नियर बाई जो भी बिग या फिर बेसिक इंडस्ट्री होता है उससे हमेशा एक स्मॉलर और जो न्यू इंडस्ट्री है उसे फ़ायदा होता है। तो अब आप बोलेंगे कैसे होता है? ऑब्वियसली होगा, जो भी लीडिंग इंडस्ट्री है ऑब्वियसली वो ऐसे जगह पे अपना इंडस्ट्री खोलेगा जहाँ पर उसे लेबर मिले, ट्रांसपोर्टेशन उसके पास हो, मार्केट हो। तो ऑब्वियसली वो ये सब जितने भी क्राइटेरिया हमने ऊपर पढ़े थे वो सब वो फुलफिल हो रहा है, यानी वो देखने के बाद ही वो करेगा। उसके आसपास सोर्स ऑफ एनर्जी भी रहेगा, लेबर भी रहेगा। तो ऑब्वियसली जब ये सब पहले से ही एक बिग इंडस्ट्री के पास है, तो अगर स्मॉल इंडस्ट्री उसके पास अपना यूनिट या फिर फैक्ट्री बनाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। उसके पास पहले ही लेबर्स ऐसे रहेंगे जो उसके स्मॉल इंडस्ट्री में भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। उसके पास भी पहले से एक ट्रांसपोर्टेशन रूट रेडी रहेगा, और वो कैसे करते हैं मतलब एक रोड मैप या पहले से गाइडेंस आप बोल सकते हो उसके पास वो ईजिली मिल जाएगा उसे। तो जो स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है वो स्मॉल इंडस्ट्री को कम करना पड़ेगा, जिस वजह से वो हमेशा वही चाहते हैं कि आसपास ही हम अपने फैक्ट्रीज को बनाएं। तो द लास्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इंडस्ट्री के लिए। अगर हम एक बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो गवर्नमेंट है क्या वो प्रमोट कर रहा है उस इंडस्ट्री को उस रीजन में आने के लिए, या फिर वो चाह रहा है कि इस रीजन में एक पर्टिकुलर रीजन में एक इंडस्ट्री आए, सेटल हो, अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश की, कि वहाँ का जो लाइवलीहुड है और जो भी इकोनॉमी है वो एरिया का इंक्रीज हो। तो क्या वो चाहता है, अगर गवर्नमेंट चाहता है कि वो सेटअप करे अपना इंडस्ट्रीज को एक पर्टिकुलर रीजन में या फिर एक इंडस्ट्रियल एरिया में, अगर गवर्नमेंट ही नहीं चाहेगा, उसे अच्छा पॉलिसी नहीं बनाएगा एक फैक्ट्री के लिए, तो कोई भी ना ही बाहर के फैक्ट्री आके अपना इंडस्ट्रीज यहाँ पर ओपन करेंगे, ना ही यहाँ के कोई इंडस्ट्री कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट अच्छे पॉलिसी होने का गवर्नमेंट का, साथ ही साथ लॉ भी अच्छे होने चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम क्लासीफाई करेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो इस जो क्लासीफाई है वो 4 आप बोल सकते हैं सब टॉपिक्स उसमें क्लासीफाई। जो पहला है वो साइज है। साइज में क्लासीफाई होता है कि कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, क्या है। जो सेकंड है वो है इनपुट या फिर आप रॉ मटेरियल बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो क्या रॉ मटेरियल लेता है और वो क्या इनपुट ले रहा है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जो थर्ड है वो है आउटपुट प्रोडक्ट। अब जो वो इनपुट ले रहा है तो वो आउटपुट क्या दे रहा है। जैसे हमने पहले में एग्जांपल पढ़ा था कॉटन का, तो वो इनपुट जो है इनपुट कॉटन ले रहा है, वो आउटपुट क्या दे रहा है, शर्ट है ना, वो कॉटन शर्ट बना के दे रहा है। उसके बाद जो लास्ट है वो है ओनरशिप, वो किस ओनरशिप में है। अब आप ओनरशिप वाला नहीं समझ रहे हो, आगे हम इस टर्म को भी डिफाइन करेंगे, पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इंडस्ट्री भी अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट हुआ, कोई प्राइवेट हुआ, तो उसी को हम यहाँ पर बोल रहे हैं ओनरशिप। अब जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा पीछे, साइज पढ़ा एंड रॉ मटेरियल, इनपुट, आउटपुट, ये वो, तो अब हम उसी को फुल में डिफाइन करके पढ़ेंगे, एक इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। तो जो पहले हमने पढ़ा था इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज, तो अब ये इसके अंदर भी सब पॉइंट है वो हम अभी देखेंगे। सो हम ये कैसे पता करेंगे कि जो इंडस्ट्री का उसका साइज बड़ा है कि छोटा है कि वो मीडियम है एंड ऑल। तो ये हम ऐसे पता करते हैं, हम देखते हैं कि जो उसका अमाउंट ऑफ कैपिटल है इन्वेस्टेड है वो कितना है। सेकंड देखेंगे कि हम जो वर्कर्स है वो कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं कि 10 कर रहे हैं कि 12 कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, इससे हम पता करेंगे। वर्कर्स बोलो या एम्प्लॉय बोलो। उसके बाद हम देखेंगे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, एक दिन में कितने ज़्यादा मटेरियल्स या फिर जो गुड्स है जो भी फैक्ट्री से निकल रहे हैं वो कितने बन रहे हैं। तो ये सब देख के हम एक क्लासीफाई करते कि वो इंडस्ट्री कितना बड़ा है। अगर बहुत ज़्यादा वर्कर हुए एकदम 1000 2000 तो हम समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एक दिन में, सोच लो मिलियंस या करोड़ में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इंडस्ट्री जो है वो बड़ा है। सो अंडर दिस इंडस्ट्री, इसमें भी क्लासिफिकेशन है जो कि अब हम ये पढ़ेंगे। तो जो पहला इंडस्ट्री होता है वो है हाउस होल्ड इंडस्ट्री या फिर कॉटेज इंडस्ट्री। हमने साइज का भी बात किया था, तो साइज में हम अब देखेंगे स्मॉल से शुरू करेंगे। सबसे छोटा इंडस्ट्री कौन होता है, उसके बाद फिर हम उसके बाद देखेंगे उससे बड़ा, उससे बड़ा एंड उससे बड़ा। तो सबसे छोटा होता है वो है हाउस होल्ड इंडस्ट्री। नाम से समझ में आता होगा, हाउस होल्ड मतलब जो घर में इंडस्ट्री होता है, या फिर कॉटेज इंडस्ट्री जो एक छोटे से कॉटेज में इंडस्ट्री हो। तो ये जो है एक सबसे स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यही है। तो इसमें क्या होता है, जो भी आर्टिसंस होते हैं, आर्टिसंस जो भी इस प्रोडक्शन को बना रहे, जो भी वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, वो लोकल रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं जो भी लोकली उनके पास अवेलेबल हो, और काफ़ी ज़्यादा सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं। बड़े बड़े मशीन्स या कोई अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं। और जो प्रोडक्शन है वो विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स से होता है, मतलब कोई बाहर के काफ़ी सारे वर्कर्स नहीं होते, जो फैमिली मेम्बर्स हुआ या नेबर्स हो या एक लोकेलिटी वाले मिल के ही इस प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके लिए ज़्यादा कैपिटल्स की भी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कौन कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं जो ये सब प्रोडक्शन क्या क्या करते हैं। तो जैसे मैट्स हुआ, बास्केट्स हुआ, पोट्रीज हुआ, जो बहुत नॉर्मल चीज़ हुए, जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं, तो वो सब ये प्रोडक्शन करते हैं। अपने विलेजेस में और गांव में देखा भी होगा, या अपने लोकेलिटी में भी देखा होगा, आसपास जो पॉटरीज बनाते हैं या फिर जो बास्केट्स बनाते हैं, वुडन हुआ, ये जो भी हैंडमेड चीज़ बनाते हैं, ये सब पर्टिकुलरली हाथ से ही ये सब चीज़ बनाते हैं सिंपल टूल्स का हेल्प करके। तो यही सब जो है प्रोडक्शन एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री में होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ। अब जो सेकंड है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आप बोल सकते हैं। तो जो
जो ये इस टाइप का इंडस्ट्री होता है वो सेमी स्किल्ड वर्कर्स वाले इसमें होते हैं। हमने क्योंकि उसमें पढ़ा था कि फैमिली मेम्बर्स ही करते हैं, इसका मतलब ज़रूरी नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्किल्स चाहिए, वो थोड़ा सा सीखने के बाद ये सब काम कर सकते हैं, बट इसमें सेमी स्किल्स वर्कर चाहिए, मतलब जिनको ये सब काम थोड़ा बहुत आता होगा। अब जो ये होता है ये ऑपरेट होता है बाय पावर ड्रिवन मशीन्स, मतलब इसमें मशीन्स लगता है बट बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर लेने वाला नहीं, और इसमें भी जो है लोकल रॉ मटेरियल्स ही यूज़ होते हैं, कोई हम बाहर से इंपोर्ट या फिर कोई अलग जगह से रॉ मटेरियल्स नहीं लेके आते हैं। और जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स को वो वर्कशॉप्स में करते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि वो अपने घरों में ही करते हैं काम ये सब, या घर के आसपास या फिर घरों में करते हैं, बट इसमें एक वर्कशॉप चाहिए होता है जिसमें ये सब काम करते हैं। अब जो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से, इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। किसको मिलता है? जो भी लोकल इंसान है, जो भी लोकल लोग रहते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोकल परचेसिंग पावर जो है वो बढ़ता है। अब ये कौन कौन से कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होते हैं? हमारे कंट्री में, इंडिया में, चाइना में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, ये सब जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक रीज़न ये है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब कंट्री जो है, पहली बात पॉपुलेशन ये सब कंट्री का बहुत ज़्यादा है, इंडिया पकड़ लो, चाइना, इंडोनेशिया यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो काफ़ी डेवलप नहीं है। चाइना थोड़ा डेवलप है बट उतना भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेबर्स जो है हमें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं, और ये कि ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आराम से क्रिएट कर सकते हैं और ये काम करते हैं। नाउ द लास्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो बड़े स्केल में इंडस्ट्री हो, ये भी आसानी है, आप समझ सकते हैं। जो भी मास प्रोडक्शन होता है, जो एक बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। इसके लिए काफ़ी बड़ा मार्केट चाहिए होता है उन्हें। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, में जो भी ऊपर में दोनों पढ़ा है, तो वहाँ पर जो मार्केट रहता है ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, वो जो मार्केट रहता है वो लोकल में ही जो लोग हैं वो उसे खरीद लेते हैं, या फिर कभी सिटीज़ जो उनके आसपास है वहीं तक वो अपने सामान को लेके जाते हैं और सेल करते हैं, उसके बड़ा उनका मार्केट नहीं होता है। बट इसका जो मार्केट होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, ये बहुत बड़ा होता है, चाहे कि ये बाहर इंपोर्ट भी होता होगा बहुत बार। तो इसके लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए होता है। अब इन्हें सेमी स्किल या नॉर्मल वर्कर से काम नहीं होता है, इन्हें स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, लार्ज कैपिटल इसके लिए चाहिए कि बड़े फैक्ट्री यूनिट कर सके, वो वर्कर्स को पैसे दे सके, तो उसके लिए कैपिटल्स ऑब्वियसली चाहिए। अब जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है यहाँ पर। तो जो पहला है वो है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और जो दूसरा है वो है हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जो ये दोनों का डिफरेंस है या फिर डेफिनेशन है, हम ये आगे पढ़ेंगे अपने वीडियो में। पर आपको नाम से भी समझ में आता होगा, ट्रेडिशनल मतलब ऑब्वियसली जो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, जो बरसों से चलते आ रहे हैं वो है, और हाई टेक्नोलॉजी मतलब जो अभी न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करके प्रोडक्शन हो रहा है और सामानें बन रहे हैं, उसे हम बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इसे काफ़ी सिंपल टर्म्स में लिखा है और समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। सो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक्स या फीडबैक आप समझना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर करें कि वो भी इसे समझ सके। और ये जो मैंने नोट लिखा है ये मेरे खुद के नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, आप देख सकते हैं जैसे कि। तो अगर आपको उसका PDF चाहिए या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।